नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिसे जेसीईआरटी ने जारी किया है। इस क्वेश्चन में हालांकि टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। समय थोड़ा कम होगा, आधे घंटे का समय है। जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग जस्ट इवनिंग में कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं जेसीईआरटी द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है फिजिक्स का, उसका डिटेल सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने वार्षिक परीक्षा 2023 और 2024 के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी किया है, जिससे बच्चों को एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि फिजिक्स में क्वेश्चन कैसा होगा, केमिस्ट्री में कैसा होगा, बायोलॉजी में कैसा होगा और कैसे कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स। जो एग्जामिनेशन होगा आपका, उसका अगर टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल पूर्णांक की बात करें तो वो 40 होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। ऑल 40 क्वेश्चन जो है आपको करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 40 है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। कहने का मतलब हर एक सही क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर आप करेंगे क्वेश्चंस का, उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन जो है आपको करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये पॉइंट जो है आप अपने दिमाग में बैठा लें। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर नहीं भी आता है तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है, उसका भी आंसर आपको जरूर करना है, क्योंकि किसी भी तरह का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कितना हम लोग कर पाते हैं अभी सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर। कितने नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट्स होते हैं। तो जहां तक सवाल है यूनिट्स का, तो यूनिट्स जो है वह सिंपली 2 तरह का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट्स जो है वह कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बेस यूनिट या फिर हम लोग कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। राइट। एक है बेसिक यूनिट्स और दूसरा क्या है, डेराइव यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, तो दोज यूनिट्स विच आर फिक्स्ड इंडिपेंडेंटली, वैसे यूनिट्स जो फिक्स्ड होते हैं इंडिपेंडेंटली एंड विच आर यूज्ड टू डेराइव यूनिट्स ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट निर्धारण में करते हैं। राइट। और ये जो बेसिक यूनिट्स है उसकी टोटल संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, कितने हैं, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं, आपसे सवाल जो है ये भी पूछा जा सकता है। कुछ जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपका कुछ बेसिक यूनिट लिखा हुआ रहेगा और उसमें कुछ डेराइव यूनिट को भी वहां पर डाल देगा। बोलेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें सारे के सारे बेसिक यूनिट्स हैं या सारे के सारे डेराइव्ड यूनिट हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो 7 बेसिक यूनिट्स एग्जैक्टली कौन कौन से हैं। अगर हम लोग देखें, मास है, ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट लिया गया है, ठीक है, वो क्या है, केजी। अगर हम लोग बात करें लेंथ, तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, मीटर। टाइम को मेजर करने के लिए क्या होता है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, एम्पियर। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है केल्विन। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, इस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स जो है वो 7 है, और कौन कौन सा है, तो आप देखिए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड,
एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। अब सवाल है कि डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं? तो दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक यूनिट्स। इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स की सहायता से अगर कोई यूनिट ऑब्टेन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग देखें कि अगर आप वेलोसिटी का एसआई यूनिट निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है हम लोगों को इन्हीं 7 बेसिक यूनिट से निकलता है। कैसे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जानिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरह का लेंथ हो गया। लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए आप देख रहे हैं मीटर, और टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकेंड या तो इस फॉर्म में लिखते हैं या मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या पूरा सेकेंड तो लिखते नहीं है, मीटर पर सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिविजुअली अगर मीटर और सेकेंड की बात करें तो ये दोनों बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मीटर पर सेकेंड की अगर बात करते हैं तो वह क्या है? डेराइव्ड यूनिट्स है, राइट। तो सवाल क्या है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 7। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट ईयर जो है ये एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर जो है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जो बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लिया जाता है। ये एक्चुअल में है क्या? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लिया जाता है या किस यूज किया जाता है। तो लाइट ईयर जो है यूनिट किसका है? डिस्टेंस का है, टाइम का है। तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं? ईयर को देख के क्या कर देते हैं कि ये टाइम को मेजर करने के लिए है। लेकिन लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस ट्रेवल को ही हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला जो है ये बताना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं। हालांकि अगर आपको डायमेंशन में परेशानी होगी तो आप जो क्लास 11 का फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन जो है डिटेल में मैंने बताया है, वहां से भी आप देख के सीख सकते हो कि डायमेंशन जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि ये कैपिटल जी जो है इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन के लिए आपको उसका फॉर्मूला जानना बेहद जरूरी होता है, राइट। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है उससे एक फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्रॉस हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए कैपिटल जी का डायमेंशन, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन, आर का डायमेंशन का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 2 बार मास है तो मास का भी डायमेंशन का स्क्वायर करना होगा। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2। r जो है डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, l स्क्वायर हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय m है तो इसका हम लोग m स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जब m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m का पावर -2 और यहाँ पर +1 है तो बच जाएगा हम लोगों का -1। l स्क्वायर और l कितना हो जाएगा? l क्यूब, और t का पावर कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी की क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर
सी। यहां पर आप देखो m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर कितना है -2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। एक पर्सन जो है ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कितना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से, फॉर सम टाइम। ठीक है, मान लिया जाए जो सम टाइम लिखा हुआ है उसको हम लोग t मान लेते हैं, राइट। एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, यानी कि जो पहला टाइम t है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया और नेक्स्ट t टाइम में वो v2 वेलोसिटी से जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो आप देखिए ये जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है एक पर्सन, इस तरह से इसको दो पार्ट में बांट दिया। मान लिया जाए कि ये वाला जो पोर्शन है AC, यहां तक जो है v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया t समय में और नेक्स्ट जो है वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है t समय में। तो सवाल क्या है? एवरेज वेलोसिटी जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला क्या होती है? तो यहां पे देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम तो जो है आप t प्लस टी लिख सकते हो, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपको सबसे पहले निकालने की जरूरत होगी यहाँ पर। तो s इज इक्वल टू क्या होता है? vt। ठीक है, एक्चुअल में s इज इक्वल टू, ये जनरलाइज फार्मूला है, s इज इक्वल टू vt। तो पहला जो डिस्टेंस है AC, अगर उसको S1 मान ले तो वेलोसिटी v1 है, टाइम t है तो v1t हो जाएगा। यहाँ पे अगर S2 की बात करेंगे तो v2 इंटू टी हो जाएगा। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो v1t प्लस क्या हो जाएगा? v2t। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय क्या है? टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो दोनों को टी टाइम जो है उसको लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t प्लस टी। तो अब यहाँ पे देखिए v1 प्लस v2 इंटू क्या हो जाएगा? t, और t प्लस t कितना हो जाएगा? 2t। t कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखें जो एवरेज वेलोसिटी है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है v1 प्लस v2 बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। अगर हम लोग जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? तो अगर जो प्रोजेक्टाइल, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। मान लो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हो स्पेस में इस तरह से कि आफ्टर थ्रोइंग जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही रोल रहेगा, तो उस परिस्थिति में उस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसका मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और जो पाथ फॉलोड होगा, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो ये आपका ट्रेजेक्ट्री हो गया। तो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, तो टॉप पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? तो एट द टॉप मोस्ट पोजिशन जो है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो क्या हो जाता है? 0। यानी कि अब यहां से ये बॉडी जो है या प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर नहीं जाएगा। तो जब मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा तो उस समय, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सवाल है। तो द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। तो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है?
द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों का ही है ना मॉड्यूलस एक होता है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा। फर्क सिर्फ क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके पास एक डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन जो है हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर एक बॉडी जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का मॉडुलस की बात करें तो वह आइदर 2 पाई/टी या 2 पाई न्यू होगा, बिल्कुल सेम एंगुलर स्पीड के जैसा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन होगा क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगा, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन क्या है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए, यानी कि जो पाथ फॉलोड बाय ये प्रोजेक्टाइल है उसका शेप कैसा होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो उसका शेप जो है, जब आप इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ये जो शेप है वह कैसा होता है, पैराबोला होता है या पैराबोलिक, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को पैराबोला मिल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराबोला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। तो अगर यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर्स बोल रहा है, ठीक है, तो अनइक्वल वेक्टर्स जो है कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे और अगर दोनों के दोनों अनइक्वल है तो उस परिस्थिति में उसका रिजल्टेंट जो है वह जीरो नहीं हो सकता है। मिनिमम कितना चाहिए, अब देखिए सपोज करिए इफ वी हैव 3 फोर्सेस, एक फोर्स जो है, ठीक है, सपोज करिए इस तरह से ये F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और तीसरा फोर्स जो है वह हम लोगों का F3 लग रहा है, राइट। अब F1 और F2 जो है अगर इसकी बात करें तो ये दोनों एडजेसेंट साइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक पैरालेलोग्राम। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी F1 प्लस F2। तो अगर F1 प्लस F2 जो है इसकी वैल्यू F3 के बराबर होगी और F3 का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ पर -3 हम लोग लिखेंगे। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, अगर -F3 है तो नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि F1 प्लस F2 और F3 है ना, F1 प्लस F2 दोनों का वैल्यू F3 के बराबर है और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो सवाल था मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट, यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए ये प्लेन है और इस प्लेन पर एक बॉडी जो है वह रेस्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली क्या होता है, द फोर्स ऑफ अपोजिशन व्हिच डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट। फोर्स ऑफ अपोजिशन है दो बॉडीज के बीच में, ठीक है, इन कांटेक्ट, व्हेन ए मोशन बिटवीन देम इज टेकिंग प्लेस और इज लाइकली टू टेक प्लेस, या तो उनके बीच में मोशन हो रहा होगा या मोशन होने को होगा, उसी परिस्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑब्वियसली कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg, दो बॉडी है, एक का मास 4 kg है दूसरे का 5 kg है, आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, अगर इसमें F फोर्स लग रहा है तो इसमें भी आपका F फोर्स लग रहा है।
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लाइटर बॉडी मीन्स हल्का बॉडी, तो हल्का बॉडी क्या है 4 kg है, यहाँ का एक्सेलरेशन कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द एक्सेलरेशन ऑफ हैवियर बॉडी, तो एक्सेलरेशन जो है हैवियर बॉडी का यहाँ पर यानी कि जो 5 kg का जो बॉडी है उसके लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लो ये F1 है और ये F2 है, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन, राइट। एंड F2 इज इक्वल टू अगर बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका कितना है 5 है, एक्सेलरेशन नहीं पता यानी कि ये हो गया ये 5a। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि F1 इज इक्वल टू F2, चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 8 इज इक्वल टू 5a ले सकते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, the mass of a body which is equal to the ratio of the force acting on a body to the acceleration produced in the body is, the mass of a body which is equal to, जो मास है वह इक्वल है रेशियो किसका फोर्स का और एक्सेलरेशन का। तो जो हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से मिलता है F इज इक्वल टू ma, यहीं पे m इज इक्वल टू F/a बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मास ऑफ ए बॉडी है विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज, वो किस तरह का मास होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास, राइट। ये क्या होता है इनर्शियल मास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले, यानी कि ये आपका गन है, अब ये फायर नहीं किया गया यानी कि यहां से बुलेट जो है वो बाहर नहीं निकला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, लेकिन जब फायर नहीं किया गया है तो बुलेट जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, और ये बुलेट अगर नहीं निकला है तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन जो है ठीक है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि जो लीनियर मोमेंटम है गन और बुलेट का बिफोर फायरिंग दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो बुलेट है इसकी मास इनटू वेलोसिटी, तो ये तो बुलेट अंदर ही है, वेलोसिटी उसका जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम जो है बुलेट का हो गया जीरो, और जब आप यहाँ पे ट्रिगर को नहीं दबाए हैं तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन भी जो है जीरो होगा, यानी कि गन के लिए भी लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा जीरो, तो टोटल मोमेंटम जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर सेम बॉडी में होता तो उसको हम लोग बैलेंस कर सकते थे, लेकिन उसको हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन का है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी नहीं होगा, और इक्वल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। कैंसल ईच अदर कैंसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग बॉडी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एच हाइट पर अगर कोई भी बॉडी जो है वो आपका प्रेजेंट है, इस बॉडी का मास सपोज करिए 100 kg है, हाइट जो है वो 10 मीटर है, तो इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब वो रेस्ट मोड में है तो यहाँ पर उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है mgh, तो मास जो है 100 है, g की वैल्यू 9.8 और ये आपका 10, तो यहाँ पे 9.8
3 जीरो आप लिखें, एक के बाद पॉइंट लगा दें, तो 9800 जो है जूल, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 9800 जूल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9800 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन सा फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक्चुअल में फोर्स दो तरह का होगा, एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। अगर मान लो एक बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर उसको h हाइट तक आप रेज करते हो, और रेज करने के लिए जो वर्क डन होगा वह अगर उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे इस तरह से आप सीढ़ीनुमा रास्ता से ले गए या जिगजैग पाथ से लेके गए, सब में अगर वर्क डन जो है यहाँ पर आपका क्या है, mgh ही है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की, ये सारे के सारे क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो सरफेस जो है उसके रफनेस पे डिपेंड करेगा। अगर रफ सरफेस होगा ज्यादा तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑब्वियसली ज्यादा होगा, सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये आपका क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये थे मॉडल क्वेश्चन सेट जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का। आउट ऑफ 40 हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग इवनिंग में देखेंगे। थोड़ी समय की कमी है इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसे आप देख लीजिए फर्स्ट 15 क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है 25 है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे इवनिंग में। थैंक यू।